हेलो एवरीवन, मैं वैभव श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्राइड पर। जी हां, आज हम लेकर के आए हैं रेलवे इंजीनियरिंग का नेक्स्ट लेक्चर जिसका नाम है लेक्चर नंबर 5 और ये लेक्चर बेस्ड होगा डिफेक्ट्स इन रेल। देखिएगा, कई बार हमारा क्या होता है, डिफेक्ट्स इन रेल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइक कि अगर लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट हो रहा है तो वो डिफेक्ट क्या कहलाएगा। लाइक अगर रेलवे अपने अलाइनमेंट से डिफ्लेक्ट हो रहा है वो डिफेक्ट क्या कहा जाएगा। अगेन पूछा गया है क्रीप को डिफाइन करने के लिए क्या क्या थ्योरी यहां पर डिफाइन की गई हैं, तो वो हमारा एक और क्वेश्चन पूछा गया है कौन कौन से थ्योरी हैं जो हमें यहां पर देखना है। तो देखिएगा, ये हमारा कंप्लीट कोर्स चल रहा है, ऑलरेडी 4 लेक्चर्स हो चुके हैं जो कि एमपीपीएससी एई और एसएससी जेई के लिए है बेसिकली। और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसमें आगे भी हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लेक्चर को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, और जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर्स रेलवे इंजीनियरिंग का, जिसमें हम बात करने वाले हैं डिफेक्ट इन रेल्स की। तो मेरा नाम जो है वैभव श्रीवास्तव है, आप सभी लोग जानते होंगे, और आज मेरा वीडियो ऑडियो दोनों विजिबल हो रहा होगा। जो टेक्निकल इश्यूज था वो रिजॉल्व कर लिया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं, डिफेक्ट्स इन रेल्स की बात करते हैं तो रेलवे में अगर रेल्स की बात करें तो रेल्स में मेनली 4 तरीके के डिफेक्ट्स माने जाते हैं। एक होता है वियर इन रेल्स, दूसरा होता है हॉक्ड रेल्स, बकलिंग ऑफ रेल्स एंड क्रीप ऑफ रेल्स। एक्चुअली ये नाम तो केवल 4 हैं, बट इनको समझना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि जब डेफिनेशंस होती है तो हमें ये लगता है कि मान लीजिए वियर, हॉक्ड, बकलिंग ये सारी चीजें सेम है। ठीक है, तो एक एक करके इत्मीनान के साथ इन सभी चीजों को हम समझते हैं। ठीक है, मेनली जो डिफेक्ट्स जो आते हैं वो किस कारण से आते हैं, या तो फिर डिफेक्ट्स के जो रीजन है। ठीक है, अगर हम बात करें रीजंस ऑफ डिफेक्ट्स, रीजन ऑफ डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स के रीजन की बात करते हैं तो डिफेक्ट्स के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। पहला, टेम्परेचर इफेक्ट, टेम्परेचर इफेक्ट के कारण भी हमारा आ सकता है। दूसरा, हैवी लोड, हैवी लोड ऑन रेल्स, हैवी लोड्स, मान लीजिए आप जो लोड्स लेने की बात कर रहे हैं, मान लीजिए आप 50 किलो उठा सकते हैं, लेकिन आपसे 50 किलो की जगह 60 किलो उठवाया जाएगा तो क्या होगा, आपके मसल स्ट्रेस्ड हो सकते हैं, कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ सकता है आपकी बॉडी के साथ। उसी तरीके से रेलवे में जब हैवी लोड्स आ जाएगा उस तरीके से वहां पर डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तीसरा इम्प्रॉपर कनेक्शन, अगर कनेक्शन प्रॉपर नहीं है, कनेक्शन प्रॉपर नहीं है, कनेक्शन का मतलब हमारा यहां पर ज्वाइंट्स से है, कनेक्शन का मतलब हमारा किससे है, कनेक्शंस, या हम बोल सकते हैं ज्वाइंट्स। इम्प्रॉपर कनेक्शन या इम्प्रॉपर ज्वाइंट्स की वजह से भी हमारे यहां पर इफेक्ट आ सकता है। चौथा क्या होता है, चौथा हो सकता है बहुत ही ज्यादा स्पीड, हाई स्पीड, स्पीड यानी हम बात करेंगे हाई स्पीड, हाई स्पीड के कारण भी यहां पर वेरिएशंस हो सकते हैं। किस तरीके से होंगे, अभी थोड़ी देर में हम इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं है, मेंटेनेंस अगर प्रॉपर नहीं है, मेंटेनेंस इज नॉट रेगुलर, अगर रेगुलर मेंटेनेंस नहीं है तब भी हम बात करेंगे वहां पर कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स हमारे आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें यहां पर ध्यान देनी है कि इस तरीके के डिफेक्ट्स हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। तो ये जो हैं वो बेसिक रीजंस हैं हमारे डिफेक्ट्स आने के। तो यदि मैं बात कर रहा हूं यहां पर एक एक करके बात करते हैं डिफेक्ट्स की, तो एक एक करके बात करते हैं। वियर्स एंड रेल क्या होता है, हॉक्ड रेल क्या होता है, बकलिंग क्या होता है एंड क्रीप क्या होता है। तो सबसे पहले वियर, वियर की सिंपली मैं बात करना चाहता हूं कि वियर जो होता है वो होता है एक तरीके का डिफॉर्मेशन, लाइक वियर एंड टियर मतलब रगड़। ठीक है, वियर एंड टियर रगड़, तो हम बोल सकते हैं कि एब्रेशन, एक और तरीका बोल सकते हैं एब्रेशन बिटवीन फ्लैंज एंड रेल, फ्लैंज एंड रेल, एंड और हम करके बोल सकते हैं और क्या होगा, बिटवीन व्हील एंड रेल, रेल और व्हील के बीच में भी। ठीक है, थोड़ा सा ये पेन टेप गड़बड़ कर रहा है, देखते हैं, चलो थोड़ी देर में इसको, हाँ चलिए अब बेटर आएगा। चलिए, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं जो कि हमें यहां पर अफेक्ट कर रही होती हैं। तो सबसे पहले हम वियर की बात कर लेते हैं। वियर होता क्या है, ठीक है, वियर कुछ भी नहीं है, एक तरीके का एब्रेशन है, मटेरियल का लॉस्ट होना। एब्रेशन, एब्रेशन के कारण क्या होगा,
लॉस ऑफ मटेरियल। रेल के मटेरियल का लॉस होना ही क्या कहा जाता है? वियर कहा जाता है। लाइक सपोज ये आपकी रेल है, ये कोई रेल है, ठीक है। अगर इस रेल की मैं बात कर रहा हूं और रेल पे लगातार यहां पर अगर हम बात करते हैं और रेल पे लगातार यहां पर मूवमेंट हो रहा है, तो लगातार कंटिन्यूअस मूवमेंट होने के कारण ऊपर का कुछ मटेरियल इस तरीके से इरोड हो सकता है। ये पोर्शन इरोड हो गया, तो कुछ ना कुछ डेप्थ कम हो गई या नहीं? रेल की कुछ ना कुछ डेप्थ कम हो गई, तो ये वियर हुआ, ठीक है। यदि मैं बात करूं यहां पर कि यहां पर फ्लैंज, जब हम कर्व पे मूव कर रहे हैं, कर्व पे मूव कर रहे हैं, तो कर्व पे मूव करने के कारण कल मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरीके का ये रेल है, ये रेल है और रेल में यहां पर एक फ्लैंज होता है और फ्लैंज के यहां पर कॉर्निंग ऑफ व्हील इस तरीके से बनी होती है, ठीक है। तो फ्लैंज क्या करता है? साइड में, ये साइड, रेल के साइड के साथ थोड़ा सा, जब भी हम कर्व पे जाएंगे इस तरीके से, तो आपका जो लेटरल मूवमेंट होता है, कुछ लेटरल मूवमेंट होता है ट्रेन का, जिसके कारण साइड का मटेरियल यहां पे रोड हो सकता है। ये साइड का मटेरियल, ये साइड का मटेरियल यहां पे रोड हो सकता है, तो ये साइड वियर। तो वियर अगर हम देखें तो वियर को क्या बोल सकते हैं? मटेरियल का इरोजन, और मटेरियल के इरोजन के कारण रेल का डिफेक्ट आ जाएगा, उसकी इफिशियंसी कम हो जाएगी और इसी कारण से कई बार डीरेलमेंट के केसेस होते हैं। डीरेलमेंट मतलब ट्रेन का चलते चलते पटरी से उतर जाना। तो डीरेलमेंट के केसेस इन सभी कारणों से भी हो सकते हैं। तो आपको थोड़ी सी बात समझ में आएगी कि वियर का मतलब क्या होता है। वियर का सिंपली मतलब होता है एब्रेशन या लॉस ऑफ मटेरियल ऑफ रेल। रेल के मटेरियल का लॉस होना ड्यू टू मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स और लोकोमोटिव, मतलब इंजन के कारण या उसकी जो वैगन्स हैं यानी व्हीकल्स हैं उनके मूवमेंट के कारण लॉस ऑफ मटेरियल होना क्या कहा जाता है? हमारा वियर ऑफ रेल कहा जाता है। अब मैं आगे भी बात कर लेता हूं यहां पर कि वियर ऑफ रेल आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो देखिएगा ये व्हील है, व्हील जो है साइड में ये फ्लैंज है, ये वाला पोर्शन जो है वो फ्लैंज का पोर्शन है, ये फ्लैंज का पोर्शन है। तो फ्लैंज के पोर्शन के कारण देखिएगा ये व्हील का मटेरियल भी रस्टिंग हो रहा है, इतना पोर्शन, ये व्हील का मटेरियल, ये व्हील के मटेरियल की रस्टिंग हो रही है। और यहां पर टॉप ऑफ मटेरियल की अगर हम बात करें साइड से इस तरीके से टॉप ऑफ मटेरियल की, तो जो ऊपर वाले पोर्शन पे मिल रहा है उसको बोला जाता है वर्टिकल वियर, और नीचे वाले पोर्शंस में जो होता है वो कहा जाता है लेटरल वियर। ध्यान रखिएगा, जो साइड वाला पोर्शन होता है वो साइड बियर या लेटरल बियर कहा जाता है, और जो टॉप पोर्शन से हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल बियर। तो ये आपका क्वेश्चन है साइड बियर का। और बिफोर बियर रेल इज सिमेट्रिक ऑन बोथ साइड, मतलब यहां पर भी कुछ ऐसा पोर्शन ही इसका बना हुआ था जो कि वियर के कारण ये मटेरियल लॉस्ट हो गया, और अब इस रेल को बदलने की जरूरत पड़ेगी, अब इस रेल को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। तो यही कहा जाता है वियर्स इन रेल। तो डायग्राम से आई होप चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि हमने जो डेफिनेशन लिखी है वियर क्या है? एब्रेशन बिटवीन द व्हील एंड रेल्स, एब्रेशन बिटवीन द व्हील एंड रेल ड्यू टू विच लॉस ऑफ मटेरियल टेक प्लेस, ड्यू टू विच लॉस ऑफ मटेरियल टेक प्लेस। इट इज नोन एज वियर ऑफ रेल, इट इज नोन एज वियर ऑफ रेल। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो थोड़ी सी और बात मैं आपको बता देता हूं। अगर वियर की मैं बात करता हूं तो वियर की जो परमिसिबल लिमिट बोली गई है, वियर की जो परमिसिबल लिमिट बोली गई है वो परमिसिबल लिमिट बोली गई है 5% ऑफ वेट ऑफ रेल। मतलब एक रेल का हम पहले वेट देख लेते हैं कि वेट क्या है। मान लीजिए अगर मैं बात कर रहा हूं 100 केजी पर मीटर का वेट है, 100 केजी पर मीटर में कितना है? 100 केजी। तो उसमें 5% का लॉस, मतलब 5 किलोग्राम का लॉस हो जाएगा, ये डिफेक्ट हो जाएगा। इतनी ही परमिसिबल लिमिट हो। अगर इससे ज्यादा लॉस हुआ हमें रिप्लेसमेंट करना होगा। किसका? हमें रिप्लेसमेंट करना होगा रेल का। अगर मैं बात करूं वियर का क्लासिफिकेशन ऑफ वियर, सॉरी एक मिनट पेन टैप थोड़ा सा, चलिए अब देखते हैं,
ठीक है। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ बियर, क्लासिफिकेशन ऑफ बियर। और अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ बियर की बात करते हैं तो बियर का क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया गया है, और वो दो तरीके क्या है हम देखते हैं। पहला है बेस्ड ऑन लोकेशन, बेस्ड ऑन लोकेशन, और दूसरा किया गया है बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ बियर, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ बियर, वियर की पोजीशन क्या है। ठीक है, तो एक एक करके इनके बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, है क्या ये। मान लीजिए आप किसी कर्व पे जा रहे हैं, कोई शार्प कर्व है। अच्छा, शार्प कर्व का मतलब आपको पता है या नहीं? चलो बता देता हूं। शार्प कर्व का मतलब है ऐसा कर्व जिसका रेडियस काफी कम हो। शार्प कर्व का मतलब क्या है? रेडियस इज लेस, जितना रेडियस रिक्वायर्ड है उसके कंपैरिजन बहुत कम। देखिए, शार्प कर्व का मतलब जल्दी से मुड़ने वाला ये है, और अगर रेडियस ज्यादा होगा तो धीरे धीरे मुड़ेगा या नहीं। अगर मैं सेंटर यहां पे मान लेता हूं, दोनों का ही सेंटर यहां पे मान लेता हूं, तो ये डिस्टेंस हो गई है R1, जबकि ये डिस्टेंस क्या हो गई सेंटर से? R2। तो रेडियस ज्यादा तो शार्पनेस कम, और रेडियस कम तो शार्पनेस ज्यादा। तो शार्प कर्व पे अचानक से ट्रेन मुड़ेगी, और जब ट्रेन कर्व पे मूवमेंट हो रही होगी तो ट्रेन पे आउटर साइड पे एक फोर्स लगता है, आपका दुश्मन, जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो क्या करेगा? फ्लैंज और रेल आपस में टकराएंगे, और आपस में टकराएंगे तो वहां पर एब्रेशन होगा, मतलब रगड़ आएगी, और रगड़ आने के कारण मटेरियल का लॉस हो जाएगा। तो इसे ही हम बोलेंगे शार्प कर्व पे वियर। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर बेस्ड ऑन लोकेशन। लोकेशन क्या हुई? शार्प कर्व। और ध्यान रखना, शार्प कर्व के कारण जो वियर होता है वो मैक्सिमम होता है किसी भी कंडीशन के कंपैरिजन में। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वियर जो कर्व्स पे हमारे ट्रेन्स होते हैं या कर्व्स पे जो रेल होते हैं, उनको बहुत फ्रिक्वेंटली चेक करना पड़ता है, और उनको फ्रिक्वेंटली रिप्लेसमेंट भी करना होता है। तो शार्प कर्व पहला ऑप्शन होगा, शार्प कर्व। ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं स्टीप ग्रेडियंट, स्टीप ग्रेडियंट। ठीक है, अब स्टीप ग्रेडियंट कैसे? मान लीजिए आप ग्रेडियंट पे ऊपर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा ग्रेडियंट की बात कर लेते हैं, दूसरा वाला ग्रेडियंट की बात करते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट पे मान लीजिए आप ऊपर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने यहां पर एक बॉक्स रखा हुआ है, इस बॉक्स में आपने थोड़े से स्टोन भर के रखे हैं। ठीक है, अगर स्टोन भर के रखे हैं यहां पर, तो अगर आप इसको फ्लैट एरिया पे चलाओगे तो कुछ ना कुछ पुल चाहिए है आपको, P1, कुछ P1 पुल चाहिए। लेकिन अगर आप इसको ग्रेडियंट पे ले जाओगे तो P2 पुल चाहिए, और जो कि P1 से क्या होगा? ज्यादा होगा, P1 से ज्यादा होगा। तो बताइएगा, इस स्टोन के कारण यहां पे मटेरियल जो भी होगा, क्या ये मटेरियल जो हम बात कर रहे हैं, यहां पे मैं ब्लैक कलर से कर देता हूं, ये मटेरियल क्या इस सरफेस का मटेरियल भी इरोड होने लगेगा या नहीं? इरोड होगा। और फ्लैट के कंपैरिजन में ज्यादा इरोड होगा या नहीं? तो ग्रेडियंट जैसे ही आएगा, चाहे आप ऊपर जा रहे हैं चाहे आप नीचे आ रहे हैं। अगर हम डाउनवर्ड की बात करें, इस तरीके से यहां पे बना देता हूं, अगर मैं डाउनवर्ड की बात करता हूं, यहां से ये आपका यहां पे रखा हुआ है, स्टोन्स भरे हुए हैं, इसमें स्टोन्स इस तरीके से हैं, और ये नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, P3 पुल लगा रहे हैं, तब भी यहां पर स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होती है, और स्पीड ज्यादा होने के कारण हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा। ज्यादा स्पीड हो जाएगी, तेजी से भागोगे, और तेजी से भागोगे तो ब्रेक लगाना, और ब्रेक लगाएंगे तो फिर से व्हील्स के बीच में और जो मटेरियल है, यहां पर देखिएगा, जो मटेरियल है इनके बीच में क्या रगड़ होगी। रगड़ होने के कारण जो नीचे सरफेस का मटेरियल है वो फिर से बाहर निकलने लगेगा या नहीं? तो ग्रेडियंट का भी एक इफेक्ट होता है, और ग्रेडियंट के कारण भी हमारा क्या होता है? फील आ रहा है ना, तुम्हें समझ में आ रही है ना? बचपन में खेलते थे ना तुम ऐसे, फिसल पट्टी पे आए, नीचे फिसल पट्टी से ऊपर गए, तो तुम्हें फील आ रहा होगा, समझ में आ रही होगी बात। ठीक है, याद करो बचपन के दिन, वही तुम्हें सिखा रहे हैं रेलवे इंजीनियरिंग। तो अगर हम बात करें यहां पर, तो बेस्ड ऑन लोकेशन स्टीप ग्रेडियंट यहां पर होता तो है, लेकिन शार्प कर्व के कंपैरिजन में यहां पर कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें लोकेशन की, तो क्या है? अप्रोच टू स्टेशन, अप्रोच टू स्टेशन। मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन के पास पहुंचने वाले हैं और ट्रेन बहुत तेज स्पीड में दौड़ रही है, तो क्या होगा? आपको वहां पर ब्रेक लगाना होगा, और ब्रेक लगाओगे फिर से तो व्हील्स थोड़े थोड़े जाम होने लगेंगे, और जाम होने लगेंगे तो वो या तो स्किड करने लगेंगे रेल्स पे, या फिर उसके मटेरियल के साथ एब्रेशन ज्यादा करेंगे, रगड़ ज्यादा करेंगे, और रगड़ ज्यादा करेंगे तो फिर से मटेरियल का लॉसेस होगा। तो अप्रोच टू स्टेशन इस तरीके से भी हम बात करते हैं। या फिर हम बात करते हैं टनल या कोस्टल एरिया।
टनल एंड कोस्टल एरिया। अगर कोस्टल एरिया देखें या टनल की हम बात करें तो वहां पर टनल वगैरह में गैसेस का, ह्यूमिडिटी का, इन सब का वेरिएशन होता है ओपन स्पेस के कंपैरिजन में। ओपन स्पेस में अगर हम देखें, खुले आसमान के नीचे देखें तो ह्यूमिडिटी कुछ और होती है, टनल के अंदर देखें ह्यूमिडिटी कुछ और होती है, कोस्टल एरिया में भी ह्यूमिडिटी अंतर है। तो यहां पर जो इन्वायरमेंट फैक्टर हैं, जो इन्वायरमेंट के फैक्टर हैं, अगर हम बात करें टेम्परेचर हुआ, ह्यूमिडिटी हुआ, ठीक है, और गैसेस का मिक्सचर जो है, तो इन्वायरमेंट जो फैक्टर हैं वो हमारे अफेक्ट कर रहे होते हैं किसको? लोकेशन के बेसिस पे वियर को। तो वियर यहां पर अगेन ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया बच्चा कि बताओ कि सबसे ज्यादा वियर किस कंडीशन में होता है, तो शार्प कर्व की कंडीशन में सबसे ज्यादा वियर होता है। ये बात ऑब्जेक्टिव में पूछी गई है। बच्चा समझ में आया? ये बात ऑब्जेक्टिव में पूछी गई, शार्प कर्व पे वियर सबसे ज्यादा होता है। एक्सपेरिमेंटल डाटा यहां पर प्रूव कर रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते थोड़ा सा पोजीशन की। तो पोजीशन की जैसे मैं बात करता हूं तो पोजीशन के बेसिस पे अगर हम बात करें रेल का टॉप ऑफ रेल, रेल के टॉप पे वियर हो सकता है क्या? साइड ऑफ रेल, अभी हाल हमने देखा साइड ऑफ रेल पे वियर हो सकता है क्या? एजेस ऑफ रेल, रेल के एजेस पे वियर हो सकता है या नहीं? अब बोलोगे सर एजेस पे कैसे होगा यार? देख लेते हैं एजेस पे कैसे होगा। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास प्रूफ है सभी चीज का। ठीक है, हम प्रूफ के साथ बात करते हैं इसलिए। तो तीसरा वाला पोर्शन देखते हैं एजेस पे। मान लीजिए ये एक व्हील है और यहां पर एक व्हील है। देखो मानना नहीं है, हम प्रूफ के साथ बात करेंगे। ये व्हील है, ठीक है। अब जब हमारा व्हील इस वाले रेल से, ये रेल नंबर 1 है और यहां पर कुछ कनेक्शंस हैं, ठीक है, ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन है। जब हमारा व्हील 1 नंबर से 2 नंबर पे जाएगा तो कुछ ना कुछ इंपैक्ट यहां पर आएगा या नहीं? बिल्कुल कॉर्नर में, ये कॉर्नर में बिल्कुल कुछ ना कुछ इंपैक्ट आएगा। इंपैक्ट के कारण लगातार इंपैक्ट, एक व्हील निकला, 2 निकला, 3 निकला, 4 निकला, लगातार इंपैक्ट कारण तो ये मटेरियल यहां पर लॉस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मटेरियल यहां पे लॉस्ट होना, ये सामने से एजेस वाला मटेरियल, ये वाला पोर्शन कुछ लॉस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा या नहीं? और लॉस्ट होना स्टार्ट हुआ तो हम एजेस पे रेल के एजेस पे बात कर रहे हैं। मटेरियल का फिर से एब्रेशन हुआ, डिटेचमेंट हुआ, मटेरियल का लॉस्ट हुआ, और मटेरियल का लॉस होना क्या कहा जाता है? वियर। अब इससे कंडीशन पता क्या होगी? रेल को हमेशा लेवल रखना होता है जब भी कनेक्शन होता है, रेल को लेवल, जिससे आसानी से जो व्हील है एक पीछे वाले रेल से आगे वाले रेल पे ट्रांसफर हो जाए लोड व्हील का, ठीक है। बट अगर ये वाला रस्टिंग हो गई तो ये लेवल नीचे आ जाएगा, लेवल नीचे आ जाएगा, वहां पर डिस्कंफर्ट टू पैसेंजर हो जाएगा। और डिस्कंफर्ट टू पैसेंजर हुआ, क्या आपकी डिजाइन सेफ है? आप अच्छे सिविल इंजीनियर हो क्या? बिल्कुल नहीं, हमें ये डिफेक्ट्स भी चेक करना होंगे। अरे बात समझ में आ रही है या नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप कि चीजें अब क्लियर होंगी कि वियर कहां कहां हो सकता है, मैक्सिमम कहां हो सकता है। तो यहां पर क्वेश्चंस क्या बने हैं, क्वेश्चंस हमें देखना है कि क्वेश्चंस क्या बने हैं। क्वेश्चंस पहला बना है कि हमारी परमिसिबल लिमिट बताइएगा, वो कितना है? परमिसिबल लिमिट हमें बता दीजिएगा। परमिसिबल लिमिट है 5% ऑफ वेट ऑफ रेल। दूसरा, लोकेशन के बेसिस पे सबसे ज्यादा कहां होगा? शार्प कर्व पे। वियर का मतलब क्या है? वियर का मतलब है लॉस ऑफ मटेरियल। और पोजीशन के बेसिस पे टॉप ऑफ रेल, साइड ऑफ रेल और एजेस ऑफ रेल। और इन सभी के रीजन ऑफ वियर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं ठीक है, अगर हम बात करते हैं रीजन ऑफ वेयर, तो रीजन ऑफ वेयर क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। पहला तो रीजन आपका आया लोकेशन, ठीक है। दूसरा रीजन क्या आया? स्पीड। तीसरा रीजन क्या आया? लोड, जो भी लोड आ रहा है। और चौथा रीजन क्या आया? पोजीशन। पोजीशन कहां हो रहा है? टॉप पे हो रहा है, बॉटम में हो रहा है, एजेस पे हो रहा है। ये सारे चीजें हमारा क्या हो गए हैं, ठीक है। पांचवा रीजन क्या आया? कनेक्शंस। अगर कनेक्शन प्रॉपर नहीं हुए तो एजेस पे जो वियर आने के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे या नहीं? तो कनेक्शन भी प्रॉपर होना यहां पर हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो इतनी चीजें हमें यहां पर ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें प्रिवेंशन, अगर हम बात करें इनका प्रिवेंशन करने की, तो प्रिवेंशन करने के क्या क्या रीजन है? प्रिवेंशन करने के हमारे पास रीजन है कि पहला, बेटर मेंटेनेंस, बेटर एंड रेगुलर मेंटेनेंस।
बेटर एंड रेगुलर मेंटेनेंस। अगर हम बेटर एंड रेगुलर मेंटेनेंस की बात करें तो बेटर एंड, ठीक है। दूसरा, ट्रैक रिन्यूअल, टाइम टू टाइम ट्रैक का रिन्यूअल होना चाहिए, ट्रैक रिन्यूअल होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें बेल्डिंग ऑफ जॉइंट्स, क्योंकि बेल्डिंग ऑफ जॉइंट्स करने से क्या होगा कि हमारा लेवल बना रहेगा, दोनों ट्रैक्स क्या होंगे, दोनों ट्रैक्स हमारे क्या होंगे, लेवल में बने रहेंगे, तो ये कंडीशन होती है, ठीक है। और अगेन हम बात करें कि रिड्यूस नंबर ऑफ जॉइंट, नंबर ऑफ जॉइंट्स को रिड्यूस, नंबर ऑफ जॉइंट, अगर हम नंबर ऑफ जॉइंट्स को कम कर देते हैं तब भी हमारा क्या होगा, हमारा कम हो जाएगा। और शार्प कर्व पे बहुत ज्यादा आता है, तो अवॉइड शार्प कर्व, अवॉइड शार्प कर्व्स, जो भी शार्प कर्व्स हैं उनको अवॉइड कीजिएगा अपनी डिजाइन में, तो वहां पर भी बहुत कम किया जा सकता है वियर को। तो हमारा एक पैरामीटर कंप्लीट होता है वियर, जिसमें हमने रीजन पढ़े, जिसमें प्रिवेंशन पढ़े, जिसमें परमिसिबल लिमिट पढ़ी, और जिसमें यह भी पढ़ा कि कहां पर मैक्सिमम होता है। आई होप चीजें क्लियर होंगी, बहुत बढ़िया। अगर नहीं क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उन चीजों को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट। तो अगर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारा क्या था, हॉग्ड रेल, ठीक है, हॉग्ड रेल। तो अगर हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो हमारा है हॉग्ड रेल। हॉग्ड रेल का मतलब क्या होता है, ठीक है, हॉग्ड रेल का मतलब होता है डिफ्लेक्शन ऑफ रेल्स, डिफ्लेक्शन और डेविएशन ऑफ रेल एट एजेस, एट एजेस ड्यू टू मूवमेंट और हैवी लोड, मूवमेंट और हैवी लोड्स। अब ये क्या बला आ गई, देखो अगर मैं बात करूं दो रेल्स हमेशा लेवल होना चाहिए, यहां देखिए दो रेल्स हमेशा लेवल होना चाहिए, तो लेवल ना हो करके ये क्या हो रहा है, जो एजेस वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या अपनी ओरिजिनल लेवल सरफेस से कुछ नीचे आ गया है, हॉगिंग हो गई है, हॉगिंग, हॉगिंग हो गई है, मतलब अपने ओरिजिनल लेवल से क्या हो गया है, नीचे। तो डिफ्लेक्शन और डेविएशन ऑफ रेल फ्रॉम इट्स लेवल, फ्रॉम इट्स लेवल सरफेस, लेवल सरफेस, इसके लेवल सरफेस से एट एजेस, एजेस पे इसके लेवल सरफेस से जो डेविएशन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, हॉगिंग बोलेंगे। और अगर हॉगिंग हो गई फिर से डिस्कंफर्ट टू पैसेंजर हुआ या नहीं, अगर हॉगिंग हो गई तो हॉगिंग में क्या हुआ, डिस्कंफर्ट टू पैसेंजर हुआ। इसको चेक कैसे करते हैं, हम 1 मीटर का स्ट्रेट एज लेते हैं, उस एज को इस तरीके से पोजीशन करते हैं कि इस एज का सेंटर जो है वो इन दोनों जॉइंट्स के, इन दोनों जॉइंट्स के सेंटर के साथ कोइंसाइड करें, मतलब 500 मीटर एक साइड पे और 500 मीटर दूसरे साइड पे, और लेवल सरफेस का वहां से हम निकाल लेते हैं कितना डिफ्लेक्शन हुआ, तो ये हॉगिंग निकाल लेते हैं। और हॉगिंग होने के भी क्या कारण होते हैं, पहला स्लीपर का प्रॉपरली प्लेस ना होना, ठीक है, स्लीपर का प्रॉपरली प्लेस ना होना, तो ये तो हमारी हॉगिंग हो गई है। अब हॉगिंग अफेक्ट कैसे करती है, तो हम थोड़ा सा लिख लेते हैं यहां पर कि रीजन ऑफ हॉगिंग क्या है, रीजंस, रीजंस पहला इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ स्लीपर, इम्प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ स्लीपर्स, स्लीपर्स का इम्प्रॉपर प्लेसमेंट हमारा ये हो गया है। दूसरा, डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रोपर्स, डू नॉट प्रोवाइड, अगर हमने सफिशिएंट नंबर, जैसे कि हमें डेंसिटी चाहिए स्लीपर की, एक रेल में मान लो 25 स्लीपर लगाने लेकिन आपने 23 लगा दिए, तो सपोर्ट रेल को प्रॉपर नहीं मिलेगा लोड के अकॉर्डिंग, और जो कॉर्नर वाले स्लीपर्स हैं वो आपके थोड़े से डिफ्लेक्टेड हो सकते हैं। तो डू नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट नंबर ऑफ स्लीपर्स, एडिक्वेट नंबर्स ऑफ स्लीपर, एडिक्वेट नंबर्स ऑफ स्लीपर, एडिक्वेट नंबर ऑफ स्लीपर को प्रोवाइड नहीं करना, यह भी रीजन हो सकता है, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, डायनामिक हैवी लोड, डायनामिक हैवी लोडिंग, ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों ही रेल हॉग्ड होंगे, यह भी पॉसिबल है कि एक रेल हॉग्ड हो जाए और दूसरा रेल हॉग्ड ना हो, तो डायनामिक हैवी लोडिंग कंडीशंस, और जो डायनामिक हैवी लोडिंग कंडीशंस है उसके कारण भी यहां पर हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन ध्यान रखिएगा रीजंस के उल्टे कर दीजिएगा, प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ स्लीपर करें, ठीक है,
एडिक्वेट नंबर ऑफ स्लीपर्स हम करें और डायनामिक हैवी लोडिंग है वो प्रॉपरली एक रेल से दूसरी रेल पे शिफ्ट होना चाहिए। मतलब यहां पर अगर हम तीसरा पहला पॉइंट लिखेंगे तो प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ स्लीपर, प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ स्लीपर। देखो याद करने वाली चीजें नहीं है, हम देखो एक चीज पढ़ी है उससे दूसरी चीज निकाल रहे हैं, याद तो करना ही नहीं है, ठीक है। दूसरा एडिक्वेट नंबर ऑफ स्लीपर, एडिक्वेट नंबर्स ऑफ स्लीपर, एडिक्वेट नंबर ऑफ स्लीपर्स, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, इजीली ट्रांसफर ऑफ लोड, ट्रांसफर ऑफ लोड। तो ये सारे पोजीशन हैं। और अगर मान लो हॉग्ड हो गया है तो हमें करना क्या है, व्हाट इफ रेल इज हॉग्ड। अगर रेल जो है वो हॉग्ड हो गया है, हॉगिंग हो चुकी है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, कट ऑफ दैट पोर्शन ऑफ रेल एंड प्लेस अ न्यू जॉइंट। मतलब क्या करना है आपको कि मान लीजिए अगर मेरा ये रेल यहां पर देखिएगा, ये रेल है एक और ये यहां पर हॉग्ड हो गया थोड़ा सा, ठीक है। ये वाला रेल अपनी पोजीशन में बना हुआ है मान लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रेल के इतने पोर्शन को कट ऑफ करेंगे, ये कट कर देंगे इतना पोर्शन, और उसके बाद इस रेल को थोड़ा सा आगे ले जा करके एक नया जॉइंट प्लेस कर देंगे। तो बस इतना सा पोर्शन। और जब रेल की लेंथ काफी छोटी होने लगती है उस पूरे के पूरे रेल को हम रिप्लेस कर देते हैं, पूरे के पूरे रेल को हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो इस तरीके से हम हॉगिंग से बचे रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम बात करते हैं, हॉगिंग से हम बचे रहते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें हैं कि हमारी हॉगिंग हो सकती है, ठीक है। और एक और चीज मैं बताना भूल गया हूं आपको कि अगर हम बात करें यहां पर रीजन, सॉरी, यहां रीजन की बात करते हैं तो एक और रीजन है स्किडिंग एंड स्लिपिंग। क्योंकि हमने बोला था ब्रेक लगाएंगे या ब्रेक नहीं लगाएंगे, एक्सेलरेशन करेंगे, तो वो भी है स्किडिंग एंड स्लिपिंग ऑफ व्हील ओवर रेल, व्हील ओवर रेल। रेल के ऊपर जो स्किडिंग या स्लिपिंग हो रहा है उसके कारण भी यहां पर हो सकता है, ठीक है। चलिए, दो आपके पैरामीटर यहां पर कंप्लीट हो गए हैं। पहला आपका पैरामीटर कंप्लीट हुआ यहां पर वियर, दूसरा हुआ हॉगिंग, दो इफेक्ट। तीसरा क्या है, बकलिंग। बकलिंग सभी जानते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता है वो बकलिंग होता है। तो अगर हम बात करें तो बकलिंग ऑफ रेल क्या होता है, बकलिंग ऑफ रेल, डेविएशन ऑफ रेल, डेविएशन ऑफ रेल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल अलाइनमेंट। ओरिजिनल अलाइनमेंट, जो भी ओरिजिनल अलाइनमेंट है उसके कंपैरिजन में डेविएशन हो गया। समझ लीजिएगा बात को। या फिर हम दूसरी लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, इसको और करके लिख सकते हैं, डेविएशन ऑफ रेल, डेविएशन ऑफ रेल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन ड्यू टू चेंज इन लेंथ, ड्यू टू चेंज इन लेंथ। और चेंज इन लेंथ का जो मेन रीजन होगा टेम्परेचर होगा। किसके कारण होगा चेंज इन लेंथ, ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के कारण। सपोज अगर मान लीजिए ये यहां पर एक रेल है और इसके आगे दूसरा रेल है और इन दोनों का मैंने ज्वाइंट किया हुआ है, ठीक है। बट मैंने जो कैलकुलेशन की थी, मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग एल जो आ रहा था, L1 जो आ रहा था वो निकल के आ रहा था डेल्टा एल, मान लीजिए डेल्टा एल जो निकल के आ रहा था इसका, वो आ रहा था एल अल्फा डेल्टा टी। जहां पर अल्फा क्या होता है, एक्सपांशन कांस्टेंट या कॉन्ट्रैक्शन कांस्टेंट, और डेल्टा टी होता है चेंज इन टेम्परेचर। मान लीजिए मैंने जो चेंज इन टेम्परेचर एक्सपेक्ट किया हुआ था वो मैंने 35 डिग्री तक एक्सपेक्ट किया था, जो चेंज इन टेम्परेचर था। बट ड्यू टू सम कंडीशन ये टेम्परेचर चेंज 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया। अगर ये हमारा एक्सपेक्टेड था, ये एक्सपेक्टेड था और ये क्या है, एक्चुअल हो गया है, तो मुझे बताइए जो हमने डेल्टा एल निकाला था क्या वो डेल्टा एल बन के आएगा, और जो कि डेल्टा एल से ज्यादा होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। आपको बात समझ में आ रही है या नहीं? मतलब चेंज इन लेंथ
टेम्परेचर चेंजेस के कारण ओरिजिनल लेंथ तो सेम है लेंथ, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर के कारण हमारा स्पेस इतना ज्यादा बढ़ गया। बट हमने यहां पर जो स्पेस दिया था एक्सपांशन के लिए डेल्टा एल ही प्रोवाइड किया था। तो अब मुझे बताइए, जब स्पेस नहीं है आगे बढ़ने के लिए तो क्या इस तरीके से ये यहां पर आकर के मिलेंगे और इस तरीके से ऊपर की ओर उठना स्टार्ट करेंगे, बकल होना? तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जब ट्रेन का रेल है तो ट्रेन की जो रेल है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में इस तरीके से डिफ्लेक्ट, ये जा रही है इस तरीके से डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, और डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होगी उसी को क्या बोलेंगे, बकलिंग। तो ध्यान रखना, जो हॉगिंग होगी वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, ध्यान रखिएगा, वर्ड ध्यान देना, हॉगिंग वर्टिकल डायरेक्शन में है बट बकलिंग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है। यह बहुत ही बड़ा अंतर है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में हम यही गड़बड़ करते हैं कि हॉगिंग जो हो रहा है वो वर्टिकल डायरेक्शन में हो रही है बट बकलिंग कहां हो रही है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि डेविएशन ऑफ रेल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन या फिर डेविएशन ऑफ रेल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन ड्यू टू चेंज इन लेंथ। ओरिजिनल पोजीशन मतलब ये ओरिजिनल पोजीशन थी और ओरिजिनल पोजीशन से अब ये डिफ्लेक्ट होकर के क्या हो गई है, कुछ इस तरीके से आ गई है। हो सकता है एक रेल हो सकता है दोनों रेल में चेंजेस आ गए हो, जरूरी नहीं है कि दोनों रेल में आए या एक रेल में आए, किसी एक में भी आ सकता है और दोनों में भी आ सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं बकलिंग ऑफ रेल। और बकलिंग ऑफ रेल को अगर हमें प्रॉपरली अगर हम बात करते हैं मेन रीजन इसका क्या है, अगर हम बात करते हैं तो बकलिंग ऑफ रेल का मेन रीजन अगर हम बात करते हैं तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो जब भी हम बात करें इसके लिए प्रिवेंशन क्या ले सकते हैं, प्रिवेंशन ले सकते हैं कि टेम्परेचर एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए। टेम्परेचर इफेक्ट का एनालिसिस जो है सॉरी, टेम्परेचर इफेक्ट एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए कि उस रीजन में कितना टेम्परेचर वेरी कर सकता है, कितना टेम्परेचर वेरी नहीं कर सकता है, क्योंकि बकलिंग होने से गेज चेंज हो जाएगा। और गेज हमें पता है इनर साइड के बीच की डिस्टेंस, रेल के इनर साइड या रनिंग फेसेस के बीच की डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, और जब वो चेंज हो जाएगा तो आपके रेल का डीरेलमेंट हो जाएगा, रेल पटरी से नीचे आ जाएगी और इल्जाम आप पे आ जाएगा क्योंकि आपने उसका डिजाइन किया हुआ है। तो ये इल्जाम से बचना है। सिविल इंजीनियरिंग इज नॉट अ इजी टास्क। ठीक है, काफी लोगों की उम्मीदें आपसे हैं, काफी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है, तो ध्यान रखिएगा इन सभी चीजों का। तो ये यहां पर कंडीशंस होती हैं कि ये हमारा होता है क्या, बकलिंग ऑफ रेल। और बकलिंग ऑफ रेल को हमने यहां पर डिफाइन कर लिया है, प्रिवेंशन मेजर भी देख लिए हैं। दूसरी चीज इसमें और क्या क्या यहां पर प्रिवेंशन मेजर हो सकते हैं। दूसरा जो हमारा स्लीपर्स हैं, स्लीपर्स एंड बेलास्ट, ये भी प्रॉपरली लेड होना चाहिए। प्रॉपरली लेड का मतलब है कि नंबर ऑफ स्लीपर्स जितने डालने हैं उतना ही डालें, ऐसा नहीं कम या ज्यादा डाल रहे हैं। ठीक है, और तीसरा जो हमारा इफेक्ट है वो प्रिवेंशन क्या है, प्रोवाइड प्रॉपर एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन गैप, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन गैप्स। जो भी एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन गैप्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारे प्रॉपरली प्रोवाइड होना चाहिए। अगर वो प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं तो हमारा बकलिंग का फिनोमिना हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है बकलिंग से बचने के लिए। इन द लास्ट हम बात करेंगे क्रीप की। तो क्रीप क्या होता है, क्रीप ऑफ रेल। भैया ये समझ लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें क्रीप और बकलिंग एक सा लगेगा। क्रीप तुमने सोम में पढ़ा होगा, क्या होगा कि ड्यू टू कंटिन्यूअस लोडिंग, मान लीजिए एक बार है और इस बार पे मैंने एक लोड लगा दिया है, तो लोड लगाने के कारण कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होगा, और कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होने के कारण इसकी लेंथ में चेंज आने लगेगा, और ये एक तरीके का परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा, और इसी परमानेंट डिफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं। उसी तरीके से रेल्स में, ठीक है, रेल्स में अगर हम बात करें कि ड्यू टू कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स ओवर रेल
it is shifted or moved in longitudinal direction, longitudinal direction with respect to sleeper. सॉरी, थोड़ा सा लैंग्वेज देख लेते हैं. ड्यू टू कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स ओवर रेल, इट इज शिफ्टेड और मूव्ड इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू स्लीपर, एंड इट इज नोन एज क्रीप ऑफ रेल. क्रीप ऑफ रेल, इसको क्रीप ऑफ रेल बोला जाता है. मतलब क्या है? नहीं समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आया? नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे हैं. तुमने सुना है कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा. ठीक है, समझो बात को. ठीक है, ये स्लीपर है, ये स्लीपर है, और स्लीपर पे यहां पर एक पोजीशन है, एक पॉइंट है, और मान लीजिए रेल पे यहां पर एक पॉइंट है. अब इनने साथ में जीने मरने की कस्में खा ली थी. ठीक है, साथ में जीने मरने की कस्में खा ली थी, लेकिन किसी कारण से एक को मूव ऑन करना पड़ा. मान लीजिए लोड आ रहा है, ये व्हील आ रहा है और व्हील आगे की ओर मूव हो रहा है, तो व्हील आगे की ओर मूव होगा तो लगातार लगातार इस पॉइंट को भी बोलेगा कि भाई तू भी मेरे साथ चल, भाई तू भी मेरे साथ चल. और एक पॉइंट आएगा, ये पॉइंट धीरे धीरे शिफ्ट होने लगेगा आगे, तो जन्म जन्म का जो साथ था वो टूटने लगेगा. मतलब स्लीपर के रिस्पेक्ट में रेल का मूवमेंट बड़े होने लगेगा, मतलब रेल की लेंथ में चेंजेस होने लगेंगे, और रेल की लेंथ में जो चेंज होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? एक परमानेंट डिफॉर्मेशन, जैसे हम बोलेंगे क्रीप. तो बकलिंग क्या है? ध्यान रखना, पोजीशन से, रेल का अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट होना. हॉगिंग क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन में मूव होना. और रेल्स का स्लीपर के रिस्पेक्ट में मूव होना, वो हमारा क्या है? वो क्रीप है. बकलिंग में क्या होगा? स्लीपर, ये स्लीपर रखा हुआ है तो बकलिंग में स्लीपर से लेटरली शिफ्ट होगा, जबकि क्रीप में क्या हो रहा है? आगे की डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है. इतनी चीज बिल्कुल ध्यान रखना, दिमाग में बिठा लेना. तो हॉगिंग वर्टिकल डायरेक्शन में, बकलिंग लेटरल डायरेक्शन में, और अगर हम बात करें क्रीप लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होने वाला डिफेक्ट है, डिफॉर्मेशन है. ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखना है. बात समझ में आ गई होगी कि मतलब स्लीपर के रिस्पेक्ट में रेल का जो मूवमेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं? क्रीप ऑफ रेल बोला जाता है. अब बात की जाती है कि क्रीप ऑफ रेल तो इसको बोल दिया है, बट अगर हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, कि परमिसिबल लिमिट ऑफ क्रीप ऑफ रेल. परमिसिबल, क्योंकि ज्यादा रेल आगे पहुंच गई तो एक जगह पे सेक्शन थिन हो जाएगा, मतलब पतला हो जाएगा, और पतला हो जाएगा तो वहां पर लोड प्रॉपर्ली नहीं ले पाएगा, और लोड प्रॉपर्ली नहीं ले पाएगा मतलब हमारा खराब ही हो गया या नहीं. जैसे जैसे खींचोगे, अगर तुमने एक रबड़ बैंड दे दी गई और रबड़ बैंड को मैंने तुमसे बोला खींचना बेटा, तो खींचोगे तुम इसको और क्या होगा? बीच में एक पोर्शन पे पतला थिन होता जाएगा, फिर टूट जाएगा. यही होगा. उसी तरीके से क्रीप के कारण डिफेक्ट है और डिफेक्ट के कारण टूट जाएगा. तो हम बात करें परमिसिबल लिमिट ऑफ क्रीप, तो हम बात करेंगे क्रीप वैल्यू की. जो परमिसिबल लिमिट बोली गई है वो 150 mm बोला गया है. इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको पूछा गया है क्वेश्चन में. इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रीप का कारण है परमिसिबल लिमिट जो वैल्यू है वो 150 mm इसको बोला गया है. देखो, अब क्रीप की बात कर लें तो क्रीप को डिफाइन करने का कोई पैरामीटर नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है कि क्रीप किन कारणों से आता है. तो जितने भी हमने रीजन पढ़े हैं डिफेक्ट के, वो सारे के सारे क्रीप में अप्लाई होते हैं. चाहे आप स्पीड ऑफ ट्रेन बोल लो, कि मूवमेंट ऑफ ट्रेन किस डायरेक्शन में हो रहा है, चाहे आप ब्रेकिंग कर रहे हो, स्टॉपिंग कर रहे हो, एक्सेलरेशन कर रहे हो, स्लिपिंग हो रहा है, स्केटिंग हो रहा है, हैवी लोड्स हो रहे हैं, किसी भी कारण से क्रीप आ सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली कोई भी थ्योरी यहां पर डिसाइडेड नहीं है. ठीक है, लेकिन एक चीज डिसाइड है, क्या? कि डायरेक्शन ऑफ क्रीप विल बी इन डायरेक्शन ऑफ हैवी ट्रैफिक. नहीं आया समझ में? क्या कहना चाह रहे हैं सर?
नहीं आया। हैवी ट्रैफिक, चलो समझते हैं सर ने क्या बोलना चाह रहे हैं यार, क्या क्या पढ़ा रहे हैं, देखते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसलिए यार पढ़ना तो जरूरी है और हमें पीएससी निकालना है इस बार, मतलब निकालना है तो निकालना है, ये मान के चलो। और कोई भी एग्जाम है निकालना है तो निकालना है, सब छोड़ के जाएंगे हम, एक नंबर यहीं से लेके आएंगे और एक कदम आगे हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो डायरेक्शन ऑफ क्रीप विल बी इन डायरेक्शन ऑफ हैवी ट्रैफिक। अगर हम बात कर रहे हैं हैवी ट्रैफिक की, तो हैवी ट्रैफिक का मतलब क्या है? सपोज यहां पर बनाता हूं, चलो देखते हैं कि मान लीजिए यहां पर जो ट्रेन्स जा रही हैं 150 ट्रेन्स इस डायरेक्शन में जा रही हैं और इसी ट्रेन में 50 ट्रेन्स इस डायरेक्शन में जा रही हैं, तो क्रीप की जो टेंडेंसी होगी उस डायरेक्शन में होगी, क्रीप की जो टेंडेंसी होगी, क्रीप होने के ज्यादातर चांसेस होंगे उस डायरेक्शन में होंगे जहां पर ट्रैफिक ज्यादा है, क्योंकि ये कैसा है? अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड ट्रैफिक है। और यदि मान लीजिए यही ट्रैफिक जो है वो बैलेंस्ड कर दिया जाए, एक ही ट्रैक पे यही ट्रैफिक बैलेंस कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में हम बात करेंगे, उस कंडीशन में थोड़ा सा कम हो जाएगा क्रीप, होगा क्रीप, लेकिन जो क्रीप का ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। ड्यूरेशन जितने टाइम बाद आना है वो काफी कम टाइम बाद हमें वहां पर क्रीप मिलेगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि अनबैलेंस्ड क्रीप है, अनबैलेंस्ड ट्रैफिक है, इसके कारण से हमें यहां पर इस तरीके क्रीप मिल रही है, ठीक है। तो अगेन हम बात कर लेते हैं यहां पर, सॉरी, टू डिफाइन क्रीप फॉलोइंग थ्योरीज, टू डिफाइन क्रीप फॉलोइंग थ्योरीज आर यूज्ड बट नन ऑफ देम, इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ देम प्रोवाइड सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट, कोई भी इनमें से कोई भी हमारे लिए सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा होता है। कौन कौन सी थ्योरी, जल्दी से नाम देख लेते हैं। पहला है वेव थ्योरी, एक मिनट, पहला है हमारा वेव थ्योरी, दूसरा है हमारा परक्यूशन थ्योरी। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रेलवे के लिए कौन सी थ्योरी यूज करते हैं, तो परक्यूशन थ्योरी वहां पर ऑप्शन रहता है हमेशा, ठीक है। तीसरा, अगर हम बात करें ड्रैग थ्योरी, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं। बाकी सभी नॉर्मल कंडीशंस हैं जो हम पढ़ चुके हैं, कि अगर हम बात करें स्टार्टिंग या स्टॉपिंग ऑफ रेल, स्टार्टिंग या स्टॉपिंग, या हम बात करें एक्सेलरेशन भी है, ठीक है। एक आप ही हाल आपको बताया, अनबैलेंस्ड ट्रैफिक कंडीशन के कारण भी क्रीप जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं वहां पर बात करते हैं, बट ऊपर की तीन थ्योरी ही आपको नाम याद रखना है, नीचे वाले क्वेश्चंस को वो रीजंस में इंक्लूड हो जाते हैं, वो एक्चुअली में थ्योरीज नहीं है, वो एक्चुअली में रीजंस हैं, ठीक है। एक्चुअल्स में वो थ्योरीज नहीं है, एक्चुअल में वो क्या है? रीजंस है। तो जल्दी जल्दी हम एक एक करके इन थ्योरीज को देख लेते हैं। वेव थ्योरीज क्या बोलती है, ठीक है, सॉरी, चलो वेव थ्योरीज क्या बोलती है हम उसको देख लेते हैं। वेव थ्योरीज, आपने कभी वो देखा है, एक रस्सी बंधी होती है, ये रस्सी बंधी हुई है यहां पर, और इस रस्सी पे कुछ करतब दिखा रहे हैं, लोग दिखा रहे हैं, ठीक है। तो रस्सी पे जब यहां पर मान लो यहां पर राम खड़ा है, राम जब यहां पर खड़ा होगा इस कंडीशन में, तो तुम मुझे बताओ क्या रस्सी कुछ इस तरीके से बिहेव कर रही होगी या नहीं कर रही होगी? बिल्कुल, बात समझ में आ रही। और राम जैसे ही आगे आया मान लो सपोज, तो रस्सी का कुछ मूवमेंट यहां पर नॉर्मल हो जाएगा, और रस्सी का यहां पर क्या हो जाएगा? रस्सी का मूवमेंट नॉर्मल हो जाएगा, फिर आगे आकर के फिर रस्सी का मूवमेंट कुछ इस तरीके से आ जाएगा या नहीं? तो उसी तरीके से यहां पर वेव थ्योरी दी गई है कि जैसे जैसे व्हील का मूवमेंट आगे की तरफ होगा, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, जैसे जैसे व्हील का मूवमेंट आगे की तरफ होगा, तो व्हील लोड के कारण इस रेल पे कुछ ऐसे डिप्रेशन सरफेस बनेंगे और आगे की तरफ तो ये जाएगा। अब जैसे जैसे व्हील आगे चलेगा, जैसे व्हील आगे गया, मान लो सपोज यहां पे व्हील आ गया, अगर यहां पे व्हील आया तो यहां पर डिप्रेशन बन गया। अगर व्हील इससे भी आगे गया, मान लीजिए यहां आया, ठीक है, तो यहां पर डिप्रेशन बन गया और आगे की साइड पे अपहीवल हो गया या क्रिस्ट बन गई है। तो क्या ये कुछ वेब का पैटर्न दिखाई दे रहा है? वेब मोशन दिखाई दे रहा है एक तरीके से या नहीं? वेब मोशन दिखाई दे रहा है।
तो ये वेब मोशंस को बोला गया कि क्रीप का जनरेशन वेव के फॉर्म में हो रहा है। क्रीप इज जनरेटेड, वेव के फॉर्म में जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो अब लिखेंगे वेब थ्योरी ने क्या बोला है, वेब मोशन इज सेट अप ड्यू टू मूवमेंट ऑफ हैवी लोड, that causes creep। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे जैसे रेल का कुछ पोर्शन आगे की ओर जाएगा और आगे आगे जाते जाते ये लेंथ को आगे बढ़ाता जाएगा। जैसे वेव मोशन यहां से आया, स्टार्ट हुआ, अब आगे गया, ये आगे गया और आगे जाकर के लेंथ को इंक्रीज किया, तो ये एक क्रीप की थ्योरी है जिसे हम वेव थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, तो वेब मोशन इज सेटअप। अब कभी पूछ लिया गया कि बताइए वो कौन सी थ्योरी है जिसमें बोला गया है कि क्रीप वेब मोशन के कारण आती है, तो आपकी कौन सी थ्योरी हो गई है, वेब थ्योरी हो गई है। वेब थ्योरी में इस तरीके से आ रहा होता है। तो ये एग्जाम्पल याद रखेंगे, ये थोड़ा सा देखा होगा आपने फिल्मों वगैरह में, मुझे नहीं पता, मैंने तो देखा है। ठीक है, तो देखा होगा, तो ये एग्जाम्पल याद रखेंगे, उसी तरीके से वेब मोशन बनता जाएगा। तो ये यहां पर एक चीज हो गई है, वेब थ्योरी। ठीक है, दूसरा, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इनकी, बस इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार इनके ऑब्जेक्टिव में तो पूछा गया, अब आगे क्या पूछेगा नहीं पता। परक्यूशन थ्योरी क्या बोलता है, परक्यूशन थ्योरी बोलता है कि हमारा जो क्रीप होता है, ठीक है, अगर हम बात करें, एक हमारी ट्रेलिंग रेल है, ये ट्रेलिंग रेल है, ठीक है, और दूसरा मेरा ये है फेसिंग रेल, फेसिंग, या फिर हम बात करेंगे हेडिंग रेल। ठीक है, अब यहां पर जैसे ही ये व्हील आएगा तो ये व्हील दो तरीके का प्रेशर लगाएगा, एक प्रेशर लगाएगा नीचे की ओर और एक प्रेशर लगाएगा आगे की ओर। जो ये नीचे का प्रेशर है और आगे का प्रेशर है, उसके कारण एक रिजल्टेंट प्रेशर यहां पे आएगा या नहीं। अब अगर आप देखें तो एक फोर्स F1 यहां लग रहा है, एक फोर्स F2 लग रहा है, तो उसके कारण एक रिजल्टेंट फोर्स यहां पर आएगा या नहीं। और रिजल्टेंट फोर्स क्या करेगा, इसको इंपैक्ट करेगा, और इंपैक्ट के कारण यहां पर लेंथ इंक्रीज होते होते लास्ट तक कुछ ना कुछ लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, जितनी भी लेंथ थी उसमें थोड़ा सा लास्ट तक इंक्रीज हो जाएगा। तो परक्यूशन थ्योरी क्या कहता है, व्हेन लोड इज ट्रांसफरिंग from trailing rail to facing rail, then due to impact of wheel, creep induces in facing rail। और ऐसे नंबर ऑफ व्हील्स यहां से निकलेंगे, ऐसे नंबर ऑफ व्हील्स, और जब यहां से नंबर ऑफ व्हील्स निकलेंगे, बार बार इंपैक्ट आएगा, और बार बार इंपैक्ट आने के कारण क्या होगा, वहां पर क्रीप जनरेट हो जाएगा, लेंथ में इंक्रीज जनरेट हो जाएगा। तो यहां पर हम बोलते हैं यहां पर कि ये क्रीप जनरेट हो रहा है। तीसरा क्या है, ड्रैग थ्योरी। अगर हम ड्रैग थ्योरी की बात करें तो ड्रैग थ्योरी क्या बोलता है पता है तुम्हें, ड्रैग मतलब क्या होता है, खींचना। ड्रैग का मतलब क्या होता है, पुल, यानी खींचना। तो ड्रैग थ्योरी क्या बोलता है कि जब ट्रेन स्टार्ट होती है तो उसका जो लोकोमोटिव का व्हील है, ये लोकोमोटिव का व्हील है, लोकोमोटिव मतलब इंजन, लोकोमोटिव का जो व्हील है, वो व्हील के कारण हमें पता है, जब हम चलना स्टार्ट करते, खड़े हुए चलना स्टार्ट करते, क्या करते हैं, हम आगे की ओर बढ़ेंगे और जमीन को पीछे की ओर धक्का देंगे, यही होता है, जमीन को पीछे की ओर। तो वो बोलता है कि जब ये व्हील आगे की ओर मूवमेंट स्टार्ट कर रहा है, उस समय रेल को पीछे की ओर धक्का देगा। तो इस डायरेक्शन में धक्का देता है तो क्या होता है, जो क्रीप जनरेट होगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। बट यहां पर आएंगे वैगन्स के व्हील, या हम बोलेंगे जो तुम्हारी बॉगीज हैं, वैगन्स व्हील, जो वैगन्स व्हील,
अब यहां पर नंबर ऑफ वैगन्स व्हील्स जब तुम्हारे आएंगे तो नंबर ऑफ वैगन्स व्हील्स जब आगे की ओर जाएंगे तो ये तो लोकोमोटिव में कितने 8 10 12 पहिए हो गए मान लो सपोज, ठीक है, लेकिन वैगन्स के व्हील्स कितने हो गए हैं 50 100 150 इस तरीके से होगा यानी। तो क्या होगा इस वैगन्स के व्हील के कारण जो रेल का मूवमेंट होगा वो आगे की ओर होगा। तो ये क्या है ड्यू टू वैगन्स व्हील, ड्यू टू वैगन्स व्हील जो रेल का मूवमेंट हो रहा है वो आगे हो रहा है, और यहां पे किसके कारण हो रहा है ड्यू टू लोकोमोटिव व्हील्स, ड्यू टू लोकोमोटिव व्हील्स। तो जो ड्रैग मिल रहा है व्हील्स के, जो वैगन के व्हील्स के कारण ड्रैग मिल रहा है वो कहां मिल रहा है आगे की ओर। तो दिस कॉजेज क्रीप इन रेल, दिस कॉजेज क्रीप इन रेल्स। आई बात समझ में? मतलब पहले तुमने जब चलना स्टार्ट किया तो पीछे की ओर पुश किया तो कहां किया पीछे की ओर किया लैंड को, और फिर पीछे के व्हील्स क्या आएंगे साथ वाले आएंगे चलो चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो, ठीक है। जैसे कभी अगर तुम बड़े स्टेशन पे गए हो तो जब गाड़ी रुकती है, ठीक है, गाड़ी रुकती है तो जितने भी पैसेंजर उतरते हैं वो तुम्हें पीछे धकेलेंगे, वो तुम्हें पीछे धकेलेंगे, लेकिन जैसे ही सारे पैसेंजर उतर जाएंगे वो तुम्हें क्या करेंगे आगे धकेलेंगे कि बेटा चढ़ जाओ अब आगे चढ़ो आगे चढ़ो आगे चढ़ो। यही होता है यानी। तो वही एक ड्रैग थ्योरी है कि आगे की तरफ क्रीप को लेकर जाएंगे। तो यही है हमारा ड्रैग थ्योरी। आ रही है बात समझ में? तो इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, हमें वेब थ्योरी और परक्यूशन थ्योरी देख के रखना है, ठीक है। दूसरा हमने बोला था स्टार्टिंग और एंडिंग के कारण। अगर हम बात करें स्टार्टिंग के कारण, स्टार्टिंग के कारण और दूसरा स्टॉपिंग के कारण, ठीक है। अगर हम बात करें या एक्सेलरेशन के कारण, ठीक है, एक्सेलरेशन के कारण। तो अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग, जब हमारा व्हील चलना स्टार्ट होगा, ये व्हील ने चलना स्टार्ट किया, तब उस समय रेल को कहां धकेलेगा पीछे। तो डायरेक्शन ऑफ क्रीप जो होगा स्टार्टिंग में, डायरेक्शन ऑफ क्रीप होगा वो मूवमेंट के अपोजिट होगा। कहां होगा अपोजिट टू मूवमेंट, मूवमेंट के अपोजिट हुआ, ठीक है। और जब हम बात कर रहे हैं यहां पर एक्सेलरेशन हो रहा है, लगातार लगातार एक्सेलरेशन हो रहा है, व्हील आगे की ओर जा रहे हैं, सारे व्हील आगे की, उस समय क्रीप जनरेट होगा वो कहां होगा आगे की ओर। तो डायरेक्शन ऑफ क्रीप, अगर हम बात करते हैं कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है डायरेक्शन ऑफ क्रीप जो हमारे माना गया है वो कहां माना गया है डायरेक्शन, इन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, इन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट की डायरेक्शन में माना गया है। तो ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए कि स्टार्टिंग पोजीशन में कहां होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, और एक्सेलरेशन पे क्या होगा इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। तो ये हमारा स्टार्टिंग एंड एक्सेलरेशन थ्योरी बोलते हैं। अनबैलेंस ट्रैफिक का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो यहां पर क्रीप भी कंप्लीट होता है, हमने क्रीप की परमिसिबल वैल्यू देख ली है, सारी चीजें यहां पर देख ली हैं। तो बताइएगा आपको सारी चीजें समझ में आई हैं या नहीं। तो एक एक करके सारी चीजें देख ली हैं। तो अब एक काम करते हैं, जल्दी से हम टेस्ट देख लेते हैं क्या हमने पढ़ा है और क्या हमें समझ में आया है। क्या बोलते हो? चलो ठीक है। तो ये देखिएगा पहला क्वेश्चन, द रेल गेट आउट ऑफ देयर ओरिजिनल पोजीशंस ड्यू टू इनसफिशिएंट गैप, दिस फिनोमेना इज नोन एज। देखो गेट आउट ऑफ देयर ओरिजिनल पोजीशन, पहली बात ओरिजिनल पोजीशन से अलग हो गई है। तो मतलब ये था ओरिजिनल पोजीशन और ओरिजिनल पोजीशन से अलग हो गई है, मतलब यहां कहीं जा सकती है या आगे जा सकती है। लेकिन क्या बोला है ड्यू टू इनसफिशिएंट गैप, और अगर इनसफिशिएंट गैप यहां पर प्रोवाइड है मतलब लेंथ में क्या हो रहा है लेटरल शिफ्ट, और लेटरल शिफ्ट को क्या बोलते हैं बकलिंग बोला जाता है। तो यहां ऑप्शन क्या हो जाएगा बकलिंग। हॉगिंग नहीं होगा, ध्यान देना, इनसफिशिएंट गैप की बात की गई है। क्रीपिंग नहीं होगा क्योंकि इनसफिशिएंट गैप की बात की गई है, इसलिए यहां पर क्या होगा हमारा बकलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेट एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ रेल्स आर डिसाइडेड। हाँ एक क्वेश्चन बताना भूल गया था, हाँ इसलिए रहा है कि वेट एंड क्रॉस सेक्शन, इतने सारे आपने क्रॉस सेक्शन पढ़े रेलवे के, यूआईसी पढ़ा है, आईआरएस पढ़ा है, आईबीएस पढ़ा है, सॉरी आरबीएस पढ़ा है, 52 केजी पढ़ा है, 90 आर पढ़ा है। तो कब कौन सा सेक्शन आप यूज करेंगे ये किन बातों पे डिपेंड करता है, किन बातों पे। तो आपने पढ़ा हुआ था कि अगर हम ब्रॉड गेज की बात करते हैं तो हमारे 3 सेक्शन थे, अगर हम मीटर गेज की बात करते हैं फिर से 3 सेक्शन थे, और नैरो गेज की बात करते हैं तो 1 सेक्शन था। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था या नहीं? बिल्कुल लास्ट लेक्चर में। तो गेज ऑफ ट्रैक पे डिपेंडेंसी है, बिल्कुल है। दूसरा स्पीड ऑफ ट्रेन, बिल्कुल। अगर हमने यूआईसी सेक्शन की बात की थी तो अप टू 160 kmph तक ले सकते हैं, और जब हम बात कर रहे थे आईआरएस सेक्शन की तो हम कितने अप टू 130 तक। तो क्या स्पीड ऑफ ट्रेन पे डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्या स्पेसिंग ऑफ स्लीपर्स पे? बिल्कुल स्पेसिंग ऑफ स्लीपर्स।
अगर मुझे स्लीपर डेंसिटी प्रॉपर नहीं रख पाएंगे तो क्या हम रिक्वायर्ड स्पीड पे जा पाएंगे? नहीं, कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ सकते हैं या नहीं? बिल्कुल आ सकते हैं, डिफेक्ट्स पॉसिबल हैं। तो स्पेसिंग ऑफ स्लीपर बिल्कुल, तो हमारा ऑप्शन ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। तो हम इसको एक बार और अच्छे से लिख लेते हैं कि सिलेक्शन ऑफ रेल डिपेंड्स ऑन, सिलेक्शन ऑफ रेल्स डिपेंड्स ऑन, किस किस बातों पे डिपेंड्स करता है, किन किन बातों पे डिपेंड्स करता है वो हम देख लेते हैं। पहला गेजेस पे, दूसरा स्पीड पे, तीसरा टाइप एंड स्पेसिंग ऑफ स्लीपर्स, टाइप एंड स्पेसिंग ऑफ स्लीपर्स। चौथा यहां पे बात करते हैं डेप्थ ऑफ बैलास्ट पे भी डिपेंड करता है, डेप्थ ऑफ बैलास्ट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। और पांचवा हैवीएस्ट एक्सेल लोड, वहां से कौन सा निकलना है, मतलब व्हीकल का जो लोकोमोटिव है कितना एक्सेल लोड, हैवीएस्ट एक्सेल लोड कितना निकल रहा है वो हम बात करते हैं। और हम बात करते हैं कि वियर कितना हो रहा है, परमिसिबल वियर कितना है वहां पर, इन सभी बातों पे डिपेंडेंसी होती है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा भी गया है और आपको यहां पर हमने क्वेश्चंस की बात भी कर ली है कि किस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि हैवीएस्ट एक्सेल लोड भी एक पैरामीटर है, डेप्थ ऑफ बैलास्ट भी एक पैरामीटर है और परमिसिबल वियर भी यहां पर एक पैरामीटर होता है, ठीक है। तो इतनी चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, चीजें क्लियर हुई या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल का आइकन। जिन लोगों को हमारे पास नहीं मिल रहा है नोटिफिकेशन, वो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जो भी डाउट है उनको कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डिस्कस कीजिएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हम काम ठीक कर रहे हैं या फिर आपके कोई सजेशंस हैं उनको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ समय के बाद, ठीक है। थैंक यू सो मच।